साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क और अभी हम पहुंचे हैं फुहारा पार्क करनाल सेक्टर 12 में। यहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा के साथ जो दूसरी यूनियन है उनके कर्मचारी, उनके पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। 23 मार्च शहीद दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अभी मुख्य वक्ता है रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं दयाल सिंह कॉलेज रामजी लाल जी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं। क्रांतिकारियों को फांसी की सजा होगी तो क्या होगा? घेर लिया गया जेल को और रात के अंधेरे में जब उन्होंने कहा कि भाई फांसी नहीं लग रही है, फिर आइडिया सबको लग जाता है जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो चले गए और एक दीवार तोड़कर, दरवाजे से नहीं दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। और एक दिन पहले यानी 23 मार्च को रात को 7 बजे जो है वो उनको फांसी दी गई। और उसके बाद जो उनकी लाशें थीं उनको मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया था और लाशों को नदी में बहा दिया गया। सुबह जब गांव के लोगों ने देखा कि लाशें तैर रही हैं तो उन्होंने लाशों को बाहर निकाला। निकालने के बाद यहाँ एक बताना बड़ा ज़रूरी है और वो ये कि उनके एक साथी थे मोहम्मद असलम, दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी जहर भरा हुआ है आजकल लोगों के दिमाग में, ज़रा उसको साफ़ कर दीजिए वरना आप जो सारी तरक्की है वो बर्बाद हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट हो जाएंगे। असलम खां, उसका जो बाजू था वो लेके लाहौर चला गया बाजू, और लाहौर के अंदर जब लोगों को पता लगा कि उसका बाजू आ रहा है तो इतिहासकारों ने, पत्रकारों ने ये लिखा है कि उसके बाजू को देखने के लिए 1 लाख व्यक्ति बिना बुलाए वहाँ इकट्ठे हो गए, 1 लाख। और जब उसने मेज से खड़ा होकर दिखाया कि भगत सिंह का बाजू है, ये कभी मक्खन खाता था, ये इस हाथ से, कभी इस हाथ से ये इसने पिस्टल भी चलाई है, इस हाथ से बम भी फेंका है, ये वही है, वही बाजू है। 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति बिना नोटिस के इकट्ठे हो जाना ये कोई आसान बात नहीं है। ये याद रखिए 24 तारीख को जब हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में ये खबर छपी कि भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सज़ा दे दी गई, उसके बाद क्या हुआ बहुत कम लोगों को इसका पता है। सारे हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पर महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये जो केंद्र थे आंदोलन के, यहाँ कर्फ्यू लगा दिए गए, 144 धारा लगा दी गई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 23 तारीख को तो इनको फांसी लगाई गई और 24 तारीख को जो झड़पें हुई हिंदुस्तान के अंदर, उन झड़पों के अंदर पुलिस और मिलिट्री की झड़पें, उन झड़पों के अंदर 141 व्यक्ति शहीद हुए। यानी शहीद के ऊपर शहीदी बनाना, कुर्बानी करना, ये कोई आसान बात नहीं है। आंदोलन में सोचता है क्या आप लोग आंदोलन में कितना धक्का खा रहे हैं, घर आराम से आता है कोई? किसानों के बारे में भी लोग यही कहते वैसे ही आ जाए ऐश करने में। कहीं हमने, हमारे भी कहा कई लोगों ने, हमने कहा हम 500 रुपये देंगे, आप जरा धूप में बैठ के दिखाइएगा और आपकी सिक्योरिटी भी देंगे, रात को भी बैठिए, खाना भी देंगे, चौकीदार भी देंगे। तो ये मतलब जो ना, बहुत से लोग कहते हैं जी लोग आंदोलनों में ऐश करने के लिए जाते हैं। ऐश करने के लिए आता है आदमी आंदोलन? आंदोलन में वो व्यक्ति आता है जिसका माइंड आंदोलन के लिए काम कर रहा है। आंदोलन में व्यक्ति जाता है जो सोचता है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ और अगर आंदोलन नहीं किया इससे ज़्यादा सफ़र करूँगा। जैसे किसान जो है उनका बिल्कुल सच था कि मंडी ख़त्म होगी, MSP नहीं रहेगा। आज डांड का पिछले दिनों खबर थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने चिट्ठी निकाल दी कि मंडी में डायरेक्ट गेहूँ नहीं जाएगी, वह अडानी के स्टोर में जाएगी। अब आप देखिए, वो सिद्ध करता है कि
ये जो धंधा है, किसानों को जो डाउट था वो डाउट को ये पूरा कर रहे हैं। आमतौर पर शहरों के अंदर और गांव के अंदर भी पढ़े लिखे लोगों में धारणा है कि इनको इतना तो न्यूनतम मूल्य मिल रहा है। याद रखिए C2 + 50% फार्मूला है। जब आप ब्यूरोक्रेट्स, आपके MLA, विधायक, आपके मंत्री 3-3 पेंशन ले सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी की पेंशन क्यों भाव नहीं करते? आपके MLA जो हैं, एक बार ले लिया, दूसरी बार ले लिया, तीसरी बार ले लिया, सबकी पेंशन अलग अलग बारे में। प्रकाश सिंह बादल की पेंशन जो है 5 लाख रुपए से अधिक है, याद रखिए आप लोग। और अभी तो इनको इनकम टैक्स में भी छूट होती थी। जब अखबारों के अंदर बातें उछली तो तब कुछ राज्यों ने उनको ख़त्म किया इनकम टैक्स की छूट। तो यहाँ इतने लोग जो हैं वो मरे। इसके अतिरिक्त 856 लोग जो हैं वो घायल हुए और 341 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भगत सिंह इन तीनों में ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? क्रांतिकारी तो 2 इसके साथ और भी मरे हैं, फांसी लगी है। सबसे ज़्यादा फांसी लगने वालों में हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पंजाब का है। पंजाब के अंदर 100 से आसपास जो लोग हैं उनको आज़ादी के आंदोलन में फांसी लगी। हम 1857 का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बाद के पीरियड का जिक्र कर रहे हैं। तो इतना पॉपुलर क्यों हुआ? इतना पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि भगत सिंह के जीवन के बारे में तो लोगों को मालूम है, लेकिन अधिकांश लोगों को ये मालूम नहीं है कि भगत सिंह एक पत्रकार थे। ही वॉज ए जर्नलिस्ट। और छोटी उम्र में वह अखबारों में लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि माँ बाप जो थे वो क्रांतिकारी थे, उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। अब आप ये देखिए, क्रांति करना, आंदोलन करना, अखबार में लिखना, ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम नहीं है। तो कैसे लिखते थे फिर? भगत सिंह के नाम से उनका एक भी लेख नहीं है। एक भी लेख उनका भगत सिंह के नाम से नहीं मिलेगा। लेटर हैं, बाकी चीज़ें हैं। वह नाम से लिखते थे B.S. संधू। दूसरा नाम था, यानी कि छद्म नाम बोलते हैं, उपनाम बोलते हैं, विद्रोही, पंजाबी युवक, बलवंत। इन नामों से वो अखबारों में लिखते थे। और उन्होंने सर्वप्रथम जो नौकरी चालू की या लिखना प्रारंभ किया वो था प्रताप अखबार, कानपुर। प्रताप अखबार के संपादक, संभवतः नाम मैं भूल रहा हूँ, गणेश चंद्र कुछ ऐसा नाम था। वो पहला पत्रकार हिंदुस्तान का था जो कानपुर के दंगे हुए, दंगों को रोकने के लिए बीच में बढ़ गया। परिणाम क्या हुआ? उसकी हत्या कर दी गई। तो भगत सिंह के ऊपर उसका असर पड़ा है, माँ बाप का असर पड़ा है, वातावरण का असर पड़ा है। उसके बाद भगत सिंह जो है वह कीर्ति मैगजीन पंजाब से निकलता था, उसमें रेगुलर तौर पर लिखते थे। लाहौर से द पीपल निकलता था, उसमें लिखते थे। बंगाल के अंदर निकलने वाली पत्रिका में बंगाली में टूटी फूटी बंगाली आती थी, उसमें लिखते थे। और बंगाल के जो उनके साथी थे वो उसको करेक्ट करके बंगाल में छपवाते थे। अब उनकी जो लेखनी थी वो अलग अलग दिशाओं में, जो मैंने आपके साथ डील किए हैं, ये सारे पहलुओं पर वो लिखते रहे और वो एक पॉपुलर हो गए। भगत सिंह को देखो पत्रकार के रूप में, और 2014 के पत्रकारों को देखो, 2014 के टीवी वालों को देखो, वो भी पत्रकार ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। क्या फ़र्क नजर आएगा? और वर्तमान में जो हिंदुस्तान के समाचार पत्र हैं वो खबर छापते हैं जो इनका सरकार का IT सेल इनको भेजता है कि खबर ये किस तरीके से लगानी है, मेन खबर जो है। बाकी आंदोलन तो भी तो आपके इसलिए छापते हैं, अखबार भी बेचना है। अगर मान लो आपके आंदोलन की खबर बिल्कुल गायब कर दें, अगले दिन अखबार की होली जला देंगे आप लोग। ये डरते हैं, किसानों ने भी जलाई है उनके खिलाफ लिखने पर। लेकिन आपके आंदोलन के बारे में समाचार पत्रों में लेख बहुत कम छपे हैं। आंदोलन तो छपा है, और अगर कहीं छपे हैं तो वह कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रकाशित जो लेख हैं, मैगजीन हैं, समाचार पत्र हैं,
उनके अंदर आपके आंदोलनों की डिमांड कितनी है, क्या क्या है, वो छपे। और आपका अभी 100 दिन पूरे होने पर तब अखबारों ने थोड़ा सा ध्यान जो है वो हरियाणा में भी दिया है। तो आज का जो पत्रकार है वो पत्रकार नहीं है, चाटुकार है, अधिकांश, सारे नहीं, अधिकांश पत्रकार। और उनको ये कलम तो दे दी गई, लेकिन उसको ये कहा गया मालिक के द्वारा तूने चलानी नहीं है, चलेगी वो जो हम चला रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का फोटो आपको अखबार में मिलेगा, पैसा हमारा, फोटो तुम्हारा, ये क्या मतलब है? अरे सरकार, अगर हरियाणा सरकार की ऐड है, उस ऐड में गवर्नर का तो होना चाहिए। सरकार का मुखिया गवर्नर है, नरेंद्र मोदी सरकार का मुखिया नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो अपने देश के बारे में दे, उसमें ऐड में दे। तो ये जो स्थिति है, अरबों रुपया हिंदुस्तान की सरकार ऐड पर खर्च करती है ताकि लोगों के दिमाग को चेंज किया जाए। भगत सिंह और अंबेडकर, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। अंबेडकर भी बहुत बड़ा पत्रकार था। वो ये कहता है कि समाचार पत्र के नुमाइंदा या समाचार का उद्देश्य वह निष्पक्ष होना चाहिए। उसको लिखना चाहिए आंगनबाड़ी आंदोलन और इतने लोग वहाँ मौजूद थे और उनकी डिमांड ये है। ये नहीं है कि भड़काए हुए हैं जी, ये तो कम्युनिस्टों के भड़काए हुए, आपके बारे में आता है अखबारों में कई बार। मुख्यमंत्री तक इस बात की स्टेटमेंट देते हैं। अगर कम्युनिस्ट इतने भड़काए हुए हैं, भड़काने वाले हैं, ये तो ये बैठे थे 5-4 जब मैं आया। ऐसा कोई नहीं बहकाता किसी को, किसी के बहकावे में कोई नहीं आता। आपकी अपनी विचारधारा जब बनती है तब आप आगे बढ़ते हैं, आपका डिटर्मिनेशन आगे आपको बढ़ाता है। और अगर कम्युनिस्ट ने पावरफुल है, तुम इतने यहाँ मुख्यमंत्री कैसे बन गए? हाउ यू बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो इस बात को लेकर भगत सिंह ये कहता था पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। पत्रकार का उद्देश्य सांप्रदायिक और जातीय दंगों को बढ़ावा देना नहीं होना चाहिए। पत्रकार का उद्देश्य जनता की भलाई का होना चाहिए। पत्रकार का उद्देश्य जो है आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो, सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो, वो होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सरकारी खर्चे पर डेरे मंदिरों में वोट भागते फिरें, मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे ढूंढो रे वोटरिया, वोट को ढूंढ रहे हैं, वहाँ प्रसन्न कर रहे हैं। हरियाणा का तो बड़ा उदाहरण है, बाबा जिसको जेल में डाला इन्होंने बाद में, वहाँ सारी की सारी कैबिनेट 2000 में जब पहला चुनाव हुआ, अपना खट्टर समेत 35 विधायक वहाँ बाबा की शरण में मत्था टेकने गए थे। नरेंद्र मोदी पंजाब में मत्था टेकने गया था डेरों में, और फिर भी जादू नहीं चला। तेरा जादू ना चलेगा रस पेरे, कहाँ मारे चक्कर डेरे, जादू फिर भी नहीं चला वहाँ। तो ये जो चीज़ है, इससे आप लोगों को सावधान रहना बड़ा जरूरी है। अगर आप वास्तव में भगत सिंह को पसंद करते हैं, भगत सिंह का फोटो नहीं, फोटो पसंद करना जरूरी नहीं है, आप उसकी विचारधारा को पढ़िएगा। छोटी छोटी पुस्तकें आ रही हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, वरना विचारधारा मर जाएगी। और अगर विचारधारा मर गई तो फिर भगत सिंह, आने वाले भगत सिंह जो हैं, नौजवान वर्ग जो है, उसको ढूंढते रह जाओगे। ये हमारा कहना है। साथियों, अभी आपने सुना रामजी लाल, भूतपूर्व प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज करनाल। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।